आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे बेहद इंपॉर्टेंट होते हुए भी भारतीय इतिहास में कहीं भी जगह नहीं दी गई। ये खूनी कहानी इतिहास में कहीं दफन हो चुकी है। जिंदा है तो सिर्फ चुनिंदा लोगों के ज़हन में, लेकिन इसका असर इतना है कि 100 साल पुरानी कहानी का राब्ता आज भी हमारे हाथ से है। कहानी समझने के लिए हमें जाना होगा अरावली की पहाड़ियों में सिचुएटेड मानगढ़। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र, आज के मध्य प्रदेश गुजरात से घिरा हुआ। इस पूरे इलाके में आदिवासी ज्यादा तादाद में रहते हैं। मुख्यतः यहाँ भील बंजारा आदिवासी रहते हैं। तारीख थी 17 नवंबर 1913, यानी आज से लगभग 100 साल पहले। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन। इस दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला लगने वाला था। लाखों की संख्या में यहाँ आदिवासी लोग मौजूद थे। लेकिन मत भूलिए कि ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर था और अंग्रेजों के लिए ये लोग महज भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो अंग्रेजी हुकूमत को नागवार गुजरा। देखते ही देखते एक तरफ आदिवासियों का हुजूम लगता जा रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार ने पहाड़ी को घेरकर मशीन गन और तोपें लगाना शुरू कर दिया। अचानक कर्नल शटन चीख चीख कर कहते हैं, फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हजारों लोग मर गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरावली में दफन इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक और भील प्रदेश का आपस में क्या रिलेशन है? आखिर यहाँ लोग किसके कहने पर इकट्ठा हो रहे थे? अंग्रेजों ने आदिवासियों पर इतनी बेरहमी से गोली क्यों चलाई? कौन थे गोविंद गुरु बंजारा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें एक खास व्यक्ति को जानना पड़ेगा और ये व्यक्ति थे गोविंद गुरु बंजारा। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। वे खुद ट्राइबल थे और अपने समाज के लोगों की सामाजिक स्थिति से बहुत परेशान थे। बड़े होते हुए देख रहे थे कि कैसे स्थानीय सामंत, राजा रजवाड़े और अंग्रेज इनकी अशिक्षा, सरलता और गरीबी का लाभ उठाते हैं और इनका शोषण करते हैं। तब गोविंद गुरु ने ठान लिया कि आदिवासियों में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को खत्म करके रहेंगे, आदिवासियों को सशक्त बनाएंगे। इसके लिए गोविंद गुरु बंजारा के नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन हुआ, जिसे कहते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन 1890 के दशक के शुरुआत में शुरू किया गया था और इस आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया था। इसमें अनुयायियों को अग्नि के समक्ष खड़े होकर धूनी यानी हवन करना होता था। फिर 1883 में उन्होंने भगत आंदोलन को मजबूती देने के लिए संफ सभा नाम का एक सामाजिक धार्मिक संगठन बनाया। इस सभा की गांव-गांव में इकाइयां स्थापित की गई। इस काम को करने में तीहा नाम के व्यक्ति का खास योगदान था। संफ सभा के द्वारा एक सामान्य सी नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जैसे शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार आदि से दूर रहना है, मेहनत करके सादा जीवन जीना है, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ, कीर्तन करना है, स्कूल बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने झगड़े पंचायत में ही सुलझाना है। इसके अलावा अंग्रेजों का अन्याय न सहना है, अंग्रेजों के पिट्ठू जागीरदारों को लगान नहीं देना है, बेगारी नहीं करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रयोग करना जैसी शिक्षाएं इस सभा के माध्यम से दी जाती थी। इन शिक्षाओं का गांव-गांव में प्रचार किया जाता है। कहते हैं ना कि एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। ये वही आइडिया था। ये आइडिया आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा और कुछ ही समय में लाखों लोग उनके भक्त बन गए। इसके कई सालों बाद गुरु ने 1903 में मानगढ़ टेकरी को अपना केंद्र बनाया। यहाँ हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सभा का वार्षिक मेला होता था। इसमें लोग हवन करते हुए घी और नारियल की आहुति देते थे। यहाँ लोग हाथ में घी के बर्तन और कंधे पर अपने परंपरागत शस्त्र लेकर आते थे। ये महज एक मेला नहीं था, ये एक तरीका था जिसमें आदिवासियों में आपसी विश्वास पैदा किया जा सके, एकता पैदा किया जा सके। इस मेले में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं की चर्चा भी होती थी। आदिवासियों को तो ये आइडिया जम गया था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और स्थानीय सामंतों का विरोध होना शुरू हो गया। होता भी क्यों ना, आदिवासी अगर पढ़ लिख गए या सशक्त हो गए या समझदार बन गए या अपने अधिकार जान गए तो सामंतों के खेतों में बेगारी कौन करता? कौन चुपचाप शोषण सहता हुआ अंग्रेजों का नौकर बनता? मुफ्त में बंधुआ मजदूरी कौन करता?
बहरहाल गोविंद गुरु से प्रेरित होकर भीलों ने अंग्रेजों की दमनकारी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना शुरू किया और ये बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ के रजवाड़ों द्वारा जबरन करवाई जाने वाली बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए। अब ये और संगठित होते जा रहे थे और जमींदारों और अंग्रेजों के लिए खतरनाक। गोविंद गुरु के मार्गदर्शन में आदिवासियों ने 1910 तक अंग्रेजों के सामने अपनी 33 मांगे रखी। इनमें मुख्य मांगे अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों द्वारा करवाई जाने वाली मुफ्त की बंधुआ मजदूरी पर लगाम लगाना, लगाए जाने वाले भारी लगान और गुरु के अनुयायियों के उत्पीड़न से जुड़ी हुई थी। लेकिन मांगे रखने से क्या होता है? अंग्रेजों को ये मांगे मानना ही नहीं था। स्वाभाविक सी बात थी, अंग्रेजों ने ये मांगे ठुकरा दी और वे भगत आंदोलन को बिखेरने में लग गए। अब भीलों पर अत्याचार बढ़ गया, गिरफ्तारियां बढ़ गई, यातनाएं बढ़ गईं और यहां तक कि हत्याएं बढ़ गई। अब भील अंग्रेजों से उकता गए थे और अब ये एक निर्णायक कदम उठाने वाले थे। इसके बाद हजारों भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों से अपनी आजादी का शंखनाद कर दिया। अंग्रेजों ने भी अपनी आखिरी चाल चली। अंग्रेजों ने सालाना जुताई के लिए ₹1.25 की पेशकश की, ₹1.25 साल, सोचिए। लेकिन भीलों ने इसे खारिज कर दिया। भील क्रांतिकारी गीत गाते थे, ओ भुरेतिया नहीं मानू रे नहीं मानू, यानी ओ अंग्रेजों, हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। अब भील भी अंग्रेजों पर छापा मारकर कार्यवाही करने में लग गए। अंग्रेजों को भड़काने वाली सबसे पहली कार्यवाही थी मानगढ़ के करीब संतरामपुर के थाने पर हमला। इसमें इंस्पेक्टर गुल मोहम्मद की मौत हो गई। इस घटना के बाद बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ की रियासतों में गुरु और उनके समर्थकों का कद बढ़ता गया। अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों के माथे पर शिकन आना शुरू हो गया। इन सबको लगने लगा कि इस आंदोलन को अब कुचलना ही होगा। अब अंग्रेजों ने भीलों के आध्यात्मिक सेंटर को टारगेट किया। भीलों को मानगढ़ खाली करने की आखिरी चेतावनी दी गई। समय सीमा 15 नवंबर 1913 तय की गई, लेकिन भीलों ने इनकार कर दिया। भीलों ने मानगढ़ हिल को किले में तब्दील कर दिया था। हथियार के नाम पर देसी तमंचे और तलवारें जमा थी। इसके अलावा भीलों का सबसे बड़ा हथियार था अपने गुरु की आध्यात्मिक ताकत पर भरोसा। उन्हें लगता था कि गुरु की शक्ति अंग्रेजों की गोलियों को ततैयों में बदल देगी। समय सीमा 15 नवंबर 1913 बीत गई। भीलों ने मानगढ़ को नहीं छोड़ा। 3 अंग्रेज अफसरों की अगुवाई में मेवाड़, भील, कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना ने संयुक्त रूप से मानगढ़ को घेर लिया और भीलों को डराने छिटकाने के लिए हवा में गोलीबारी की जाने लगी। किसे पता था कि ये एक बर्बर नरसंहार की शुरुआत है। समय सीमा 15 नवंबर 1913 बीत गई थी और 17 नवंबर 1913 को सालाना मेला लगना था। इस मेले के पहले गोविंद गुरु बंजारा ने शासन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में अकाल से पीड़ित आदिवासियों से खेती पर लिया जा रहा टैक्स घटाने, धार्मिक परंपराओं का पालन करने देने और बेगार के नाम पर उन्हें परेशान न करने का आग्रह किया गया था। इसका जवाब अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर दिया, मशीन गन और तोपें लगा दी। गुजरात वन विभाग ने एक किताब प्रकाशित की थी, गोविंद गुरु द चीफ एक्टर ऑफ द मानगढ़ रिवॉल्यूशन। इसमें लिखा गया है कि हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन गन और तोपों को खच्चरों और गधों पर लादकर मानगढ़ और पास की दूसरी पहाड़ियों पर लाया गया था, जिसकी कमान अंग्रेज अफसरों मेजर एस बेली और कैप्टन ई स्टोइली के हाथ में थी। इसके बाद उन्होंने गोविंद गुरु को तुरंत मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। उस समय तक वहां लाखों भगत आ चुके थे। पुलिस ने कर्नल शटन के नेतृत्व में फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों लोग गोलियों का शिकार हुए और जिन्होंने भागने की कोशिश की वे पहाड़ी से गिरकर मारे गए। इस बर्बर गोलीबारी को एक अंग्रेज अफसर ने तब रोका जब उसने देखा कि मारी गई भील महिला का बच्चा उससे चिपटकर स्तनपान कर रहा था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की शोधार्थी रीमा हुजा अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 14 फरवरी 1914 को उत्तरी डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर आरपी बैरो की रिपोर्ट के हवाले से कहती हैं, इस घटना में कई भील मारे गए, जख्मी हुए और करीब 900 को जिंदा पकड़ लिया गया, जो गोलीबारी के बावजूद मानगढ़ हिल खाली करने को तैयार नहीं थे। इसी घटना को मानगढ़ नरसंहार या आदिवासी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हालांकि यह घटना जालियांवाला हत्याकांड से लगभग 6 साल पहले हुई थी और जालियांवाला बाग हत्याकांड से कई गुना ज्यादा बर्बर थी। इस हत्याकांड से इतना खौफ फैल गया था कि आजादी के कई दशक बाद तक भील मानगढ़ जाने से कतराते थे। लेकिन भील समुदाय में अक्सर इस बात को लेकर नाराजगी रहती है कि देश के इतिहास की किताबों में इस बर्बर नरसंहार को और भीलों की शहादत को सही स्थान नहीं दिया गया। खैर,
इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने गोविंद गुरु बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। गोविंद गुरु बंजारा को पहले फांसी की सजा दी गई, लेकिन बाद में सजा को बदलकर आजीवन कारावास की सजा कर दी गई। उनकी लोकप्रियता और अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें 1919 में हैदराबाद जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन रियासतों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जहां उनके समर्थक रहते थे। उनके सहयोगी पुंजा धीर जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और काला पानी भेज दिया गया था। बाद में गोविंद गुरु बंजारा गुजरात के लिंबडी के पास कंबोई में बस गए। जेल से बाहर आकर वे भील सेवा सदन झालोद के माध्यम से लोक सेवा के विभिन्न कार्य करते रहे। 1931 में उनका निधन हुआ। आज भी कंबोई में गोविंद गुरु समाधि मंदिर में उनके अनुयायी ट्रिब्यूट देने आते हैं, लेकिन कहते हैं ना, शरीर मर जाता है लेकिन आइडियाज नहीं मरते। ऐसा ही यहां भी हुआ। गोविंद गुरु बंजारा ने सिर्फ भगत आंदोलन या संत सभा का ही आइडिया नहीं दिया था। गोविंद गुरु बंजारा आदिवासियों को सही मायनों में सशक्त करना चाहते थे। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें आदिवासियों का किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, ऐसी व्यवस्था जहां किसी से न दबना पड़े, न किसी के आगे झुकना पड़े। गोविंद गुरु बंजारा एक अलग भील प्रदेश चाहते थे। माना जाता है कि 1913 में आदिवासियों का बलिदान सिर्फ भक्ति आंदोलन के लिए नहीं था, बल्कि एक ताकतवर भील प्रदेश की मांग के लिए था। अब जिनके नाम पर एक प्रदेश का प्रस्ताव दिया जा रहा है, उन महान भीलों के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है और उन्हें पश्चिमी भारत की द्रविड़ जातीय जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रोलोइड जनजाति समूह से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि भील मुंडा जनजाति और भारत की एक जंगली जनजाति का मिश्रण है और द्रविड़ मूल की भाषा बोलते हैं, जिसका नाम है भीली। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है और इतिहासकार टॉलमी ने भीलों को तीरंदाज कहा। माना जाता है भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना हुआ है। इसका मतलब होता है धनुष। ये एक अच्छे धनुर्धर माने जाते हैं। देखिए, भीलों का अपना एक लंबा स्वर्णिम इतिहास रहा है। रामायण की माता शबरी भी भील थीं और महाभारत में महान धनुर्धर एकलव्य भी। मध्यकाल में भील राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी। कई प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि करीब 11वीं सदी तक भील राजाओं का शासन विस्तृत क्षेत्र में फैला था। 6ठी शताब्दी में एक शक्तिशाली भील राजा के पराक्रम का वर्णन मिलता है, जिसमें मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर विंध्य क्षेत्र से होकर युद्ध करने जाते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का पुराना नाम भीलसा था। क्यों? क्योंकि यहां भील राजा हुआ करते थे। बाबर और अकबर के खिलाफ मेवाड़ राजपूतों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध करने वाले भील ही थे। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का समर्थन प्राप्त था। वहीं औरंगजेब ने जब उदयपुर पर हमला किया, तब 50,000 भीलों की सेना ने उसके खिलाफ युद्ध किया। हम खान देश के भील विद्रोह को कैसे भूल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। क्या आपने कभी गुजरात के डांग जिले के 5 भील राजाओं का जिक्र सुना है? गुजरात के डांग जिले के 5 भील राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध को डांग का सबसे बड़ा युद्ध कहते हैं। खास बात यह है कि डांग के ये 5 भील राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा हैं और आज भी इन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है और आज भी इनका दरबार लगता है। हालांकि दरबार लगाने का अवसर साल में एक ही दिन आता है। टंट्या भील, खाज्या नायक, भीमा नायक, सरदार हेम सिंह भील, सरदार हीरिया भील जैसे अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी से अपने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए। भील विद्रोह पर रविंद्रनाथ जी की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी ने विद्रोह उपन्यास की रचना भी की। भीलों की बहादुरी की इतनी मिसालें हैं कि इनके सम्मान में मेवाड़ और मेयो कॉलेज के राजचिन्ह पर भील योद्धा का चित्र अंकित है। वहीं भिलंगाना क्षेत्र में भीलेश्वर महादेव मंदिर भीलों से ही संबंधित है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, खेलकूद में, समाज सेवा में, हर क्षेत्र में आपको भीलों का एक बड़ा योगदान मिल जाएगा। लेकिन अफसोस है कि इतने महान गौरवशाली अतीत होने के बावजूद आज लाखों भील लोगों को समाज में वो स्थान, वो पहचान, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। भारत को आजादी मिलने के बाद से ही एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग बार बार उठाई गई है। दाहोद से कई बार सांसद रहे कांग्रेस के सोमजी भाई डामोर, रतलाम के पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया
और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सीपीआई सदस्य मेघराज तवार द्वारा ये मांग उठाई जा चुकी है। लेकिन इस मांग को मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उठाया गया है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के द्वारा। बीटीपी का गठन 2017 में गुजरात में हुआ था। जैसे बीजेपी जैसी पार्टियों के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, धारा 370 को हटाना जैसे मुद्दे शामिल थे, वैसे ही बीटीपी का प्रमुख एजेंडा है एक अलग आदिवासी राज्य बनाना। बीटीपी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा, जो अब बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया था, भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने पहली बार 1913 में आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी। अब आइए समझते हैं कि भील प्रदेश में किस किस राज्य के हिस्से शामिल करने की बातें की जा रही हैं। देखिए, भील समुदाय की मांग है कि 4 राज्यों में से 49 जिले अलग करके भील प्रदेश बनाया जाए। ये 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। आप एक लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये लिस्ट है उन 49 जिलों की जिनको भील प्रदेश में शामिल किए जाने की मांग है। ये वही जगहें हैं जहां अतीत में भीलों का शासन रहा है और यहां आज भी बड़ी संख्या में भील जनजातियां रहती हैं। बीटीपी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा कहते हैं कि पहले आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र और गुजरात का पूर्वी इलाका, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका आदि एक ही इकाई का हिस्सा थे। लेकिन आजादी के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राजनीतिक दलों ने बांट दिया ताकि आदिवासी संगठित और एकजुट ना हो सके। खैर, ये तो हो गया एक पॉलिटिशियन का परसेप्शन। तार्किक रूप से देखें तो जिन 49 जिलों की बात की जा रही है उनमें कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी यानी सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता पाई जाती है। समर्थकों द्वारा तर्क में फजल अली आयोग का हवाला दिया जाता है। फजल अली आयोग ने भी भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को नए राज्यों के गठन के कारकों में से एक माना था। देखिए, इन चारों राज्यों के इन 49 जिलों में सांस्कृतिक प्रथाएं लगभग एक जैसी हैं। समर्थकों का तर्क ये भी है कि एक अलग राज्य भीलों की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकेगा, बढ़ावा दे सकेगा। इसके अलावा डेमोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रस्तावित भील प्रदेश में इन 4 राज्यों के 49 जिलों में काफी आदिवासी आबादी रहती है। डेटा की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.7 करोड़ भील हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में, जो लगभग 60 लाख है। इसके बाद है गुजरात में 42 लाख, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 26 लाख। इस क्षेत्र में भीलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तब से है जब वर्तमान राज्य एग्जिस्ट भी नहीं किया करते थे। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते अलग भील प्रदेश की मांग होती है। भील समुदाय के लोग चाहते हैं कि जिन जगहों से भील समुदाय के लोगों को भगा दिया गया था वहां उन्हें वापस बसाया जाए ताकि ये लोग अपने अधिकारों और पहचान को दोबारा प्राप्त कर सके। इन लोगों की यह भी मांग है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक आदिवासी समुदायों का होना चाहिए। वहीं जनजातीय नेताओं का भी दावा है कि मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भील समुदाय की जरूरतों को पर्याप्त रूप से एड्रेस नहीं कर पा रहा। बीटीपी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा के अनुसार कई केंद्र सरकारें समय के साथ आदिवासियों के लिए विभिन्न कानून, लाभ, योजनाएं और समिति रिपोर्ट लेकर आई, लेकिन उनके क्रियान्वयन की गति हमेशा से धीमी रही। योजना बनती तो है लेकिन उसका पूरा फायदा पूरे भील समाज को नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 जैसे कानून का भी उदाहरण दिया। ये कानून आदिवासी क्षेत्रों में शासन का विकेंद्रीकरण और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए 1996 में बनाया गया था। राजस्थान सरकार ने 1999 में इस कानून को अपनाया और 2011 में इसके नियम बनाए। डॉक्टर वेलाराम घोगरा कहते हैं कि डूंगरपुर में इनके गांव पालदेवल में 25 साल बाद भी लोगों को इस कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं। यहां तक कि देश की मुख्य पार्टियों के विधायकों और मंत्रियों को भी इस कानून के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। देखिए, ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक अलग भील प्रदेश की मांग को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अलग राज्य की मांग का विरोध करने वालों के पास भी अपने तर्क हैं। जैसे जातीय या समुदाय के आधार पर राज्य की मांग ही गलत है, क्योंकि भारत में हजारों जनजातियां या समुदाय हैं। अगर हर एक की मांग पूरी होती है तो सभी अलग राज्य की मांग करने लग जाएंगे और देश के कई टुकड़े हो जाएंगे।
विखंडन हो जाएगा, सामाजिक विभाजन हो जाएगा और इससे समाज में अस्थिरता आने की पूरी संभावना है। फजल अली आयोग का भी मानना था कि देश में अलग राज्य बनाए जाने के फैसले में भारत की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे आजकल भील प्रदेश की मांग उठ रही है, वैसे ही एक समय में विदर्भ प्रदेश की मांग उठी थी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में नागपुर को राजधानी बनाकर विदर्भ प्रदेश को बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर संभाग शामिल है। अलग राज्य बनाए जाने के पीछे का रीजन था इस क्षेत्र का पिछड़ापन। ऐसे ही एक अलग बोडोलैंड बनाने का मुद्दा काफी उछला था। बोडो असम के उत्तर में सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समुदाय है। अलग बोडोलैंड राज्य के निर्माण के लिए इस समूह द्वारा खूब आंदोलन हुए। इस कारण 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का विभाजन कर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, इन सब तरह के राज्यों के बनाने की मांग उठती रही है। इसके अलावा गोरखालैंड, कुकीलैंड, खालिस्तान जैसे क्षेत्रों को भी अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती दिखाई देती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार है संसद के पास। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, वो राज्य का नाम भी बदल सकती है। अलग राज्य बनाने की क्या प्रक्रिया है, व्यावहारिक तौर पर अगर इसकी बात करें तो पहले विधानसभा नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करती है, फिर इसे राष्ट्रपति को भेजती है। इस पर केंद्र सरकार कदम उठा सकती है। यूपी विधानसभा ने नवंबर 2011 में राज्य के 4 हिस्सों बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बंटवारे का प्रस्ताव पास किया था। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास से पहले ही गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है। अब अगर सरकार फैसला ले तो गृह मंत्री संसद में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसमें यह भी तय होता है कि नए राज्य में कितने जिले, विधानसभा और लोकसभा सीटें होंगी। हालांकि नए राज्य के विधानसभा, लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग के दायरे में आता है। आयोग को तय करना होता है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में मानगढ़ धाम से भील प्रदेश बनाने की मांग फिर से जोरों से उठी है। भील समाज की संस्था आदिवासी परिवार सहित 35 संगठनों की ओर से यहां एक महारैली आयोजित की गई थी। महारैली में चारों राज्यों से आदिवासी समाज के हजारों लोग मानगढ़ धाम पहुंचे थे। इस महारैली में आदिवासी नेताओं ने अपनी प्रमुख मांगे गिनाई। इनमें 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने के अलावा जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने, जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण देने, बेड़ेश्वर की 80% जमीन आदिवासियों के नाम करने के साथ बांसवाड़ा जिले के जगपुरा भूकिया में सोने की खदानों की नीलामी निरस्त करने की मांग शामिल है। हालांकि इस रैली में एक बयान भी काफी चर्चा में रहा। यह बयान था आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य मेनका डामोर का। मेनका डामोर ने कहा कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। आदिवासी महिलाएं पंडितों के बताए अनुसार न चले। आदिवासी महिलाओं से मंगलसूत्र न पहनने और सिंदूर न लगाने के लिए भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं शिक्षा पर फोकस करें और व्रत, उपवास इत्यादि बंद कर दें। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने भी कहा कि हमारे अपने पारंपरिक कानून हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ फैसलों में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हम धर्म पूर्वी लोग हैं। बहरहाल, इस रैली में प्रस्ताव पारित कर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग केंद्र सरकार को भेजी गई है। साथ ही राजस्थान सरकार से आदिवासी क्षेत्र का विकास करने की मांग भी की गई है। हालांकि राजस्थान के आदिवासी कल्याण मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि अलग से भील प्रदेश को लेकर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बजट में आदिवासियों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब समय ही बताएगा कि आगे चलकर भविष्य में भील प्रदेश की मांग किस तरह से सामने आती है। भील प्रदेश को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बताइए कि क्या अलग भील प्रदेश बनना चाहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।